हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं फिर से एक बार आपके लिए फिजिक्स का पार्ट 2। गाइस, इससे पहले फिजिक्स का पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो पहले देखेंगे मोटिवेशनल थाट, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। पहले देखते हैं किसका है, ये काजल का। इफ़ आई कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स आई कैन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर मैं नहीं कर सकता ग्रेट थिंग्स तो मैं महान चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन डू तो मैं कर सकता हूँ स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, तो मैं छोटी चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। आए समझ में? अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं छोटी चीज़ें नहीं अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं छोटी चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इसका मतलब ये था। चलो ये देखते हैं निधि का। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया। आप देखते हैं ये अमित का। अमित ब्रो भी अच्छा लिखते हैं। काबिल बनो जनाब, कामयाबी खुद पीछे आएगी। ये 3 इडियट में आमिर खान बोलते हैं ना, उनके अपने जो फ्रेंड होते हैं, अगर काबिलियत तुम्हारे अंदर है तो कामयाबी जो होती है ना, वो झक मार के तुम्हारे पीछे आती है। ऐसा ही होता है ना। तो इसी वजह से अपनी नॉलेज को गेन करो, कामयाबी आपके पास खुद पे खुद आएगी। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोलता है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूब जाता है तो उस पर उत्प्लावन बल जो होता है, अपथ्रस्ट बल क्या होता है? बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या एक समान रहता है? तो जैसे जैसे झील में पत्थर फेंकते हैं तो जल नीचे डूबता है, जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है पत्थर तो उत्प्लावन बल क्या करता है? एक समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक समान रहता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़े क्वेश्चन छोटे लिए हैं क्योंकि आ जाएं इस वजह से। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, इसका कारण है द्रवों द्वारा। इसका कारण क्या है बताना है, ठीक है। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे परस्पर एक दूसरे बूंद बनाती है, तो इसका कारण क्या? द्रव्यों द्वारा न्यूनतम आयतन पर बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, या अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। जैसे कि एक ये बूंद है, एक भी ये बूंद है, जब ये मिलेगी तो इसका पृष्ठीय तनाव की वजह से जो होता है वो क्या है? अपने छोटे में सिमटने की कोशिश करती है बूंदें। ये वही वाला होता है जैसे कि आप पानी है उस पर तेल डाल दो तो तेल जो होता है फिर बूंदें क्या होती हैं? सिमट जाती हैं। तो वही पृष्ठ तनाव का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है, इसका कारण क्या है? बताओ इसका राइट आंसर। चारों ऑप्शन पढ़ लें फिर आंसर देना है इसका। आज क्वेश्चन आज भी बड़े बड़े हैं। ये सारे आपके ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, समझे। एनटीपीसी का लेवल तो और अच्छा हो जाता है। एनटीपीसी में थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप रहता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके, मैं मानता हूँ, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। और बाकी आपके सी टेट और यूपी टेट, जितने भी मतलब टेट टीचिंग के एग्ज़ाम के होता है, और जेआरएफ वगैरह के, और बाकी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए तो है ही सफिशेंट है। ये लेवल गाइज आपको इससे बाहर कोई भी लेवल नहीं मिलेगा। मेन चीज़ क्या होती है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम सही पढ़ रहे हैं या गलत। ये आपको लगता होगा कि सर मतलब जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो एक लेवल के होते हैं, ये लेवल इससे बाहर आपका लेवल नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको समझना है, आपको याद करना। मैं बता सकता हूँ,
मैं चीज़ें गाइड कर सकता हूँ, लेकिन याद करना आपका ही काम है। तो लो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, कांच के साथ पारे के आसंजक बल की अपेक्षा जल का संसंजन बल अधिक होता है। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे आसंजन बल और संसंजन बल होता है। नहीं अगर देखा हो तो आप आपके पास लूसेंट की बुक होगी, उसमें देख लेना, लूसेंट की बुक में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट की घूमती पिच कमान स्पैनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। कैसे स्पष्ट किया जाता है? वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायु उत्प्लावन, या फिर वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, या बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय। तो इधर उधर उछाल जो होता है किसके आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्नौली प्रमेय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जब जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, या गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये तो ऐसे ही बता सकते हो, ऑप्शन सी, गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, हवा जो है वो उसे प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी जो होगी वो खींच लेगी। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि ये रबड़ की बनी होती है, ये खोखली होती है, ये हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। तो भूमि से टकराकर ऊपर क्यों उछलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा रबड़ की गेंद से ज़्यादा आपकी लेदर की गेंद जो होती है वो ग्राउंड में ज़्यादा उछलती है। क्यों उछलती है? क्योंकि प्रत्यास्थता के कारण, इलास्टिसिटी बोलते हैं प्रत्यास्थता को, जो भी इंग्लिश वाले होंगे उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, या पहले बढ़ेगा और तत्पश्चात कम हो जाएगा? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी बड़े हैं और फिर आंसर भी उनके बड़े बड़े हैं, इस वजह से मैं आपको सबका टाइम दे रहा हूँ कि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गर्म करने से छेद का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो, क्योंकि ये आपका मुझे लग रहा आंसर भी जो है वो क्वेश्चन बने हुए पूरे पूरे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्लास्क में भरे द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा और तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, जैसे कि वो उसमें बीपी मशीन में होता है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 9, एक जल भरे बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ को पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पूर्ववत बना रहेगा, या फिर पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा? ये तो बता सकते हो आसानी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्ववत बना रहेगा, मतलब कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, किसी झील की बर्फ़ की जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसके ठीक नीचे जल बर्फ़ के संपर्क की जल सतह ताप क्या होगा। मतलब बर्फ़ की जमी सतह का जो ऊपर का है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस, तो इसके ठीक नीचे जल जो है ताप, जल का ताप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ऐसा होता है, ऊपर जो होता है वो बर्फ़ होती है, नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, तो उसका तापमान कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये खासकर झील में ज़्यादातर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि क्यों जीवित रहती हैं। देखते कितने लोग इसका आंसर देते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। ऊपर तो जल जम जाता है, नीचे नहीं जम पाता, इस वजह से मछलियाँ तैरती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाए। चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लेवल भी अच्छा है क्वेश्चन का बना हुआ। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 20 से 30 सेकेंड हर क्वेश्चन में, इसी वजह से टाइम दे रहा हूँ ताकि आप सारे ऑप्शन पढ़ सको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, कम होता है और तब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जल, पारा, ईथर या फिर अल्कोहल। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है आपका, पारा। क्वेश्चन नंबर 14, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह चटकता है क्योंकि पायरेक्स मजबूत पदार्थ है, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, ऊष्मा का सुचालक है, या बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो क्या होता है, पायरेक्स से बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, इस वजह से वह नहीं चटकता है, चटकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, रेफ्रिजरेटर का पिशीतित्र फ्रीजर जो होता है उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है। ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो। आज सारे जो ऑप्शन है ना वो सब बहुत लॉन्ग है आपके। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसके फ्रीजर में सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिससे ये संवहन धारा कॉन्वेक्शन करंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ठीक है, इस वजह से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निर्वाचित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है, चालन, संवहन, विकिरण या फिर ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता है। देखो जिन लोगों ने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ी, साइंस पढ़ लो। आज के टाइम में देखो साइंस से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सोचो कि एक चीज़ से आपका सिलेक्शन होगा तो आप गलत सोच रहे हो। जब तक आपका हर चीज़ हिसाब नहीं ले लेती ना तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये आप लिख के रख लेना इस बात को। जो लोग भी मतलब ये सोचते हैं कि अरे, कुछ लोगों का ऐसा होता है हिस्ट्री किसी की मजबूत है, मान लो किसी को हिस्ट्री अच्छे से आती है
तो आप ये सोचिए खाली आपको हिस्ट्री आने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको हिस्ट्री भी आना चाहिए, ज्योग्राफी भी आना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये भी आना चाहिए, आपकी मैथ भी अच्छी होना चाहिए, रीजनिंग भी, तब आज जाके आपका सिलेक्शन होता है। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे आपका सिलेक्शन होगा। वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल तक पढ़ते हो, कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो। आप अगर सोचते हो कि मेरी मैथ अच्छी हो जाए, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मान लो एसएससी का एग्ज़ाम देना, आपको मैथ आपकी बहुत अच्छी है, आप टॉपर हो, आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब दोनों ही चीज़ें अच्छी होंगी तब आपका सिलेक्शन होगा। यही सेम आपका किस में होता है, रेलवे में होता है। रेलवे में आप कितना ही पढ़ जाना, लेकिन अगर जब तक आपकी साइंस नहीं अच्छी है तब तक अब उसमें जो होता है आपकी स्टैटिक जीके का पोर्शन कम रहता है, साइंस का ज़्यादा रहता है, तो साइंस अच्छी होना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो सीरीज़ चला रहे हैं गाइज, इसी वजह से सीरीज़ चला रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए, फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठो दिक्कत नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विकिरण। ठीक है, सब जगह ऊष्मा किस में जाती है, विकिरण की तरह, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 17, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है, चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। ठीक है, कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में ठंडी होगी जिसका पेंट क्या होगा, अपरिष्कृत मतलब रफ सफ़ेद, चमकदार सफ़ेद, या फिर रफ काला, या फिर चमकदार काला। ये वर्ड ढूंढने में मुझे टाइम लग गया, मैं समझ में नहीं आया कि अपरिष्कृत का मतलब क्या है, बाद में पता लगा इसका मतलब रफ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिष्कृत काला होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जिसका पेंट ठंडी होगी, जिसका पेंट कैसा होगा, अपरिष्कृत काला मतलब कि रफ काला। क्वेश्चन नंबर 18, अगर गर्म कॉफ़ी को प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो कैसे नष्ट होगी, चालन और विकिरण से, चालन और संवहन से, संवहन और विकिरण से, चालन संवहन और विकिरण और बाष्पन से। तो कैसे उसकी ऊष्मा जो होगी वो नष्ट होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी चीज़ों से। देखो आपका चालन भी होगा, संवहन भी, विकिरण भी और ऊष्मा बाष्पन है, तभी उसकी जो ऊष्मा होती है वो नष्ट हो जाती है। चालन मतलब कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन, और विकिरण रेडिएशन, और बाष्पन। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लगा समय क्या होगा। वैसे ये बता सकते हो आराम से आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 मिनट से अधिक। देखो जी, ये जो ऐसा होता है वो इस वजह से, किस वजह से होता है, आपका न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऐसा होता है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी द्रव की बढ़न दर क्या होती है, बाड़न दर है, हाँ बाड़ बाष्पन दर है यार, वही तो मैं कह रहा, ये बाड़न दर क्या है। तो किसी द्रव की क्या है, बाष्पन दर क्या होती है, ऐसे समझो, ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो। तो किसी द्रव की बाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के तापमान पर ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यह उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है।
द्रव के तापमान पर भी, चारों ओर के वायु के तापमान पर भी, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। जो बाष्पन की दर उड़ती है, उड़ने की क्षमता, पानी जो ऊपर उड़ता है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि मिट्टी के घड़े की ऊष्मा धारता, हीट कैपेसिटी अधिक होती है। मिट्टी का घड़ा ऊष्मा का अच्छा विकिरण है। घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर बाष्पित होता है, या घड़ा जो होता है जल की ऊष्मा को अपने में सोख लेता है। अब बताओ, मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर क्या हो जाता है, बाष्पित हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, घड़े में पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा क्या होता है, हमें ठंडी हवा प्रदान करता है, हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के बाष्पन में वृद्धि कर देता है, संवहन धारा उत्पन्न करता है, हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को हमसे दूर ले जाती है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार भी ये बाष्पन और ये हीट वाले चैप्टर पढ़ लिए ना, तो आप इजीली क्वेश्चन कर दोगे। बस क्या है कि ये पूरे क्वेश्चन की आपको थ्योरी बना दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने की बाष्पन में वृद्धि कर देता है। इसी वजह से हमें जो होता है मतलब सुख प्राप्त होता है। मतलब सुख तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें क्या मिल जाएगा। क्वेश्चन देख के हंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 23, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है, तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो, तापमान अधिक हो और वह आई हो, तापमान कम हो और वह आर्द्र हो। ये आपका आई नहीं होगा, क्या होगा, आर्द्र। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्द्र। ये आपका क्या है, आर्द्र। ठीक है, याद रखना। तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह शुष्क हो। तो हमें पसीना तब आता है जब वायु का क्या हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। इस वजह से हमें अधिक पसीना आता है। क्वेश्चन नंबर 24, तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है। तालाब में ऊपरी सतह का जो जल होता है वो गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, ऑप्शन पढ़ो और फिर डायरेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सतह का जल बाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, तालाब का ऊपरी सतह का जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है। जब बाष्पित होता रहेगा, जैसे हमारे शरीर में हवा लगेगी तो बाष्पित होता रहता है पसीना, तो हमें आराम मिलता है, ठीक उसी तरह होता है। उसी तरह से तालाब का जल क्या रहता है, ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या निर्भर नहीं करती है, में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। तो जल वाष्प की ऊष्मा मात्रा होती है, तो वो ये वाष्प है। तो वायु के साथ क्या होती है, वायु के ताप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्द्रता मापी की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जा सकता है, ध्रुवों का अपेक्षित घनत्व,
दूध की परिशुद्धता, आपेक्षिक आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दाब। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूध की परिशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 27, जल का क्वथनांक होता है सदैव ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, या आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। मैं हर बार ऑप्शन इस वजह से बोल देता हूँ, ज़्यादा ही लॉन्ग होता है तो फिर बताने में टाइम भी जाता है, तो वो आप भी पढ़ लेंगे। छोटा ऑप्शन होता है तो मैं बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कोई भी सामने वाला बंदा बोलता है, आपके जो चीज़ आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आता, जब कोई सामने वाला बोल देता है तो एकदम से समझ में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? सूर्य, समुद्र, अंतरिक्ष या फिर वायुमंडल? तो किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? इजीली बता सकते हो ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हमें सीधे किससे प्राप्त होती है? सूर्य से, विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं हैं। प्रकाश तरंगे जल में गमन कर सकती हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश सभी माध्यमों में समान वेग से चलता है। प्रकाश तरंगों से व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस पैदा होता है, ध्वनि तरंगों से नहीं। अब बताओ आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं हैं, इसीलिए प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? पराबैंगनी, प्रकाश किरणें, गामा किरणें, अवरक्त। मैंने इसके बारे में कल भी बता दिया था। तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हार्शेल ने की थी। नाम याद आ गया मुझे, हार्शेल ने। और जो आपकी पराबैंगनी किरणें इनकी खोज की थी आपकी, नाम नहीं आ रहा, रेटर ने, रेटर। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज की रिटर ने और अवरक्त किरणों की खोज की हार्शेल ने। चलो देखते हैं और क्वेश्चन खत्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें और फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय एवरीवन।